नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और पोस्टल स्टडी की क्लास में। तो आज हम देखेंगे सेक्शन 8 पीओ गाइड पार्ट 2 इससे आगे, जो कि है हमारा वैल्यू पेबल एंड कैश ऑन डिलीवरी सर्विस, मूल्य देय और कैश ऑन डिलीवरी सेवा के बारे में। इम्पॉर्टेंट नोट है यहाँ पे, पढ़ लेते हैं क्या है। वैल्यू पेबल एंड कैश ऑन डिलीवरी इज सस्पेंडेड एक्सेप्ट बर्मा। ठीक है, तो वैल्यू पेबल और जो कैश ऑन डिलीवरी है वो सस्पेंडेड है सेवा, बर्मा को छोड़कर, जो कि म्यांमार भी है। ठीक है, तो आगे पढ़ लेते हैं। तो इसके लिए भी क्या है, क्लॉज नंबर 174 फॉरेन वैल्यू पेबल लेटर एंड कैश ऑन डिलीवरी पार्सल। ठीक है, तो कैसे भेजे जाएंगे। सबसे पहले है लेटर पोस्ट एंड पार्सल पोस्ट कैन बी एक्सचेंज अंडर वैल्यू पेबल सिस्टम विद सर्टेन कंट्रीज़। कुछ देशों के साथ लेटर पोस्ट के जो है मूल्य वैल्यू दे लेटर पोस्ट यानी कि वैल्यू पेबल लेटर पोस्ट और कैश ऑन डिलीवरी पार्सल का आदान प्रदान किया जा सकता है कुछ देशों के साथ। ठीक है, फॉरेन पार्सल में भी सेंट अंडर कैश ऑन डिलीवरी, और जो फॉरेन पार्सल है उसको भी भेजा जा सकता है कैश ऑन डिलीवरी के अंतर्गत। और वैल्यू पेबल पार्सल अमाउंट इज़ पेबल बाय एड्रेसी। अगर वैल्यू पेबल पार्सल है तो जो अमाउंट है वो एड्रेसी के द्वारा दिया जाएगा। ये हम पढ़ चुके हैं पीओ गाइड पार्ट 1 में भी। आगे कैश ऑन डिलीवरी है फीस प्रीपेड बाय सेंडर एज स्टैम्प्स। कैश ऑन डिलीवरी अगर सेवा आप चाहते हैं तो डिलीवरी की जो फ़ीस है वो स्टैम्प्स के रूप में प्रीपेड की जाती है सेंडर के द्वारा। क्लॉज नंबर 175 है शर्तें, कंडीशंस क्या क्या है इसके लिए। ऑल फॉरेन वैल्यू पेबल लेटर पोस्ट आइटम, वैल्यू पेबल पोस्ट और कैश ऑन डिलीवरी पार्सल्स जितने भी होते हैं उनको नॉट अलाउड अंडर कैश ऑन डिलीवरी एंड वैल्यू पेबल। ठीक है, ये अलाउड नहीं है कैश ऑन डिलीवरी और वैल्यू पेबल के अंतर्गत। क्या क्या अलाउड नहीं है, शर्तें हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो प्रोहिबिटेड आइटम्स अलाउड नहीं है कैश ऑन डिलीवरी के अंतर्गत और वैल्यू पेबल पोस्ट के अंतर्गत। प्रोहिबिटेड आइटम्स नहीं भेज सकते हैं आप, प्लस कूपन्स नहीं भेज सकते किसी प्रकार के, आप टिकट्स नहीं भेज सकते आप किसी प्रकार के, और सर्टिफिकेट्स नहीं भेज सकते हो आप, और एडवर्टाइजमेंट नहीं भेज सकते हो कि आपने विज्ञापन भेज दिया, जो कि स्नोबॉल सिस्टम का कार्य करता है आगे जाके। पीओ गाइड पार्ट 1 में भी हमने ये सेम चीज़ें पढ़ी है। फ्रॉम मेकअप प्रोहिबिशन इंस्ट्रक्शन। ठीक है, जो मेकअप यानी कि पैकेजिंग में जो प्रोहिबिशंस है उनके लिए जो इंस्ट्रक्शंस है अगर वो भी नहीं पूरी की जाती है तो उसे सेम एज लेटर पोस्ट एंड फॉरेन पार्सल, जैसे कि लेटर पोस्ट और फॉरेन पार्सल में उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, सेम यहाँ पर भी किया जाएगा। आगे है प्रेजेंटेड एट पोस्ट ऑफिस, डाकघर में प्रस्तुत करना होता है प्रिस्क्राइब फॉर्म के साथ, निर्धारित जो फॉर्म है उसके साथ प्रस्तुत करना होता है, और उसमें स्पेसिफाई किया जाना चाहिए कितना अमाउंट जो है वो रिमिटेड किया जाना है, और इंक से इसे भरना होगा, पेंसिल से नहीं। बोनाफाइड ऑर्डर में यह देखिए प्रमाणिक आदेश में भरना होगा, यानी कि प्रमाण होना चाहिए उस आदेश का। क्लॉज नंबर 181 पीओ गाइड पार्ट 1, सेम वैसे ही ये हमने पढ़ा है पीओ गाइड पार्ट 1 में भी। आगे है सेंडर मस्ट राइट ऑन फेस ऑफ आर्टिकल। सेंडर को जो है आर्टिकल के फेस में लिखना होगा। क्या लिखना होगा, अपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे वीपी लिखना होगा वैल्यू पेबल के लिए, जो कि हमने पीओ गाइड पार्ट 1 में भी देखा है। अमाउंट ऑफ रिमिटेंस की राशि लिखनी होगी, कितनी राशि तक का वो अमाउंट रिमिटेंस कर रहे हैं। वर्ड और फिगर्स दोनों में लिखना है, वर्ड्स आपके रोमन्स में होने चाहिए, फिगर्स अरबिक में होने चाहिए, हम सभी को पता है। लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे क्या लिखेंगे सेंडर, अपना नाम लिखेंगे और अपना एड्रेस लिखेंगे। मे बी इंडिकेटेड बाय क्लियर इम्प्रेशन ऑफ स्टैम्प्स। ठीक है, या फिर क्लियर जो है स्टैम्प की क्लियर छाप से भी ये इंडिकेट किया जा सकता है। आगे है पेबल चार्जेस पेबल। ठीक है, थोड़ा उल्टा पढ़ लिया, कोई बात नहीं। देय शुल्क क्या है, लेटर पोस्ट एंड पार्सल। ठीक है, लेटर पोस्ट और पार्सल के लिए बेसिक पोस्टेज देना होगा, रजिस्ट्रेशन चार्जेस देने होंगे, एयर मेल चार्जेस देने होंगे, प्लस पोस्टिंग फीस देनी होगी। ये तो बेसिक चार्जेस है जो आपको देने ही देने होंगे, प्लस इसके साथ में फ़ीस देनी होगी इन केस ऑफ वैल्यू पेबल पार्सल सेंड ऑन सीओडी। अगर सीओडी के तौर पे वैल्यू पेबल पार्सल को भेजा जाता है तो उसके लिए फ़ीस भी देनी होगी, जो कि रिफ़ंड नहीं की जाएगी, कभी भी रिफ़ंड नहीं होगी वो फीस। आगे है डिलीवरी फ़ीस। ठीक है, वितरण शुल्क जो है इज़ ऑल्सो पेबल बाय एड्रेसी ऑफ इनवर्ड। ठीक है, अगर इनवर्ड वैल्यू पेबल पार्सल आता है, भारत में डिलीवरी के लिए आता है, तो एड्रेसी के द्वारा वो फीस दी जाती है डिलीवरी। वैल्यू पेबल लेटर पोस्ट हो, चाहे वो वैल्यू पेबल पार्सल हो, या फिर वैल्यू पेबल पार्सल ऑन सीओडी हो।
ठीक है, उन सभी के लिए एड्रेसी के ही द्वारा वो दी जाएगी। आगे है इन केस ऑफ नॉन डिलीवरी ऑफ वैल्यूपेबल एक्सचेंज अंडर कैश ऑन डिलीवरी। ठीक है, वैल्यूपेबल पोस्ट जो है वो कैश ऑन डिलीवरी के अंतर्गत भेजी गई थी पर उसकी नॉन डिलीवरी हो गई, वो डिलीवर नहीं हो सकती है फ्रॉम इंडिया से। ठीक है, रिफंडेड ऑन एप्लीकेशन ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ठीक है, रिफ़ंड कर दिया जाएगा उसके लिए, पर उसके लिए एप्लीकेशन देना होगा, जो भी अथॉरिटी है उसको अप्लाई मतलब उसको पास करने के लिए, सैंक्शन करने के लिए जो भी अथॉरिटी है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, उनको एप्लीकेशन देनी होगी। आगे है वैल्यूपेबल लेटर्स एंड पार्सल रिसीव्ड फॉर इंडिया। ठीक है, वैल्यूपेबल लेटर और पार्सल रिसीव्ड हुए हैं इंडिया के लिए, तो क्या किया जाएगा, फॉलोइंग अमाउंट विल बी रिकवर्ड फ्रॉम एड्रेसी। ये निम्नलिखित राशि प्राप्तकर्ता से वसूल की जाएगी। कौन कौन सी राशि है, अमाउंट स्पेसिफाइड टू बी रिमिटेड टू सेंडर। ठीक है, जो प्रेषक को प्रेषित की जाने वाली राशि है वो ली जाएगी, डिलीवरी फ़ीस ली जाएगी, इंश्योरेंस फ़ीस ली जाएगी अगर कोई है तो, ऐसे ही नहीं ली जाएगी, अगर है तो इंश्योरेंस भी ली जाएगी, और एडिशनल फीसेस ली जाएगी जो भी उसमें चार्जेस होंगे। आगे इन केस ऑफ इनवर्ड वैल्यूपेबल पार्सल सेंट ऑन कैश ऑन डिलीवरी। ठीक है, वैल्यूपेबल पार्सल जो है वो कैश ऑन डिलीवरी में भेजा गया है तो क्या किया जाएगा। ठीक है, तो 1 2 3 विल बी रिकवर्ड। 1 2 3 क्या है, जो हमने ऊपर पढ़ा 1 2 3, अमाउंट टू बी स्पेसिफाइड टू बी रिमिटेड टू सेंडर, जो सेंडर को भेजी जानी है राशि वो कैश ऑन डिलीवरी में थी वो ली जाएगी, डिलीवरी फ़ीस ली जाएगी और इंश्योरेंस ली जाएगी अगर कोई है तो। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अमाउंट ड्यू, अगर अमाउंट ड्यू है कोई तो रिकवर किया जाएगा वो एड्रेसी से, और पेमेंट टू सेंडर विल बी रिमिटेड बाय मनी ऑर्डर। जैसा कि हम पीओ गाइड पार्ट 1 में भी हमने दिखा है, कैश ऑन डिलीवरी और वैल्यूपेबल पोस्ट में जो पेमेंट होती है सेंडर को जब की जाती है वो मनी ऑर्डर के द्वारा भेजा जाता है। आगे बढ़ेंगे, एक नोट दिया हुआ है यहाँ पे, नोट है वैल्यूपेबल पार्सल कैन नॉट बी कैंसल्ड या फिर ऑल्टर्ड। जो वैल्यूपेबल पार्सल होते हैं ना ही वो कैंसिल किया जा सकता है एक बार जब आप पोस्ट कर देते हैं, ना ही वो ऑल्टर किया जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्ट यमन, श्रीलंका और म्यांमार। ठीक है, लिमिट ऑफ वेट ऑफ वैल्यूपेबल पैकेट टू श्रीलंका इज़ 900 ग्राम। ठीक है, तो 900 ग्राम तक के वैल्यूपेबल पैकेट्स भेज सकते हैं आप श्रीलंका के लिए, और यमन, श्रीलंका और म्यांमार के लिए कैंसिल भी किया जा सकता है, ऑल्टर भी किया जा सकता है। आगे है क्लॉज नंबर 177 जो कि कहता है इंश्योरेंस ऑफ वैल्यूपेबल आर्टिकल। वैल्यूपेबल आर्टिकल का इंश्योरेंस कैसे होगा। सबसे पहले है वैल्यूपेबल लेटर, वैल्यूपेबल पार्सल, कैश ऑन डिलीवरी, ये 3 प्रकार के आर्टिकल हैं। इंश्योरेंस वैल्यू नेवर एग्जिट रियल वैल्यू। ठीक है, ये हम पढ़ते आ रहे हैं बहुत टाइम से कि जो इंश्योरेंस वैल्यू है वो ओरिजिनल वैल्यू से अधिक नहीं हो सकती है, तो सभी को याद होगा अब तो ये। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे, बोथ आउटवर्ड एंड इनवर्ड आर्टिकल कंपल्सरी इंश्योर्ड व्हेन रिकवरी अमाउंट इज मोर देन 100 रुपीज़ और 5 पाउंड। ठीक है, इनवर्ड और आउटवर्ड चाहे वो कोई से भी आर्टिकल हो, दोनों को कंपल्सरी इंश्योर्ड होना ज़रूरी है जब रिकवरी के लिए जो अमाउंट है वो 100 रुपये या फिर 5 पाउंड से अधिक है। इफ़ अनइंश्योर्ड फॉरेन आर्टिकल। ठीक है, अगर अनइंश्योर्ड फॉरेन आर्टिकल है तो वैल्यूपेबल लेटर, वैल्यूपेबल पार्सल और कैश ऑन डिलीवरी जो पार्सल हैं उनको अमाउंट ऑफ रिकवरी जो है आपकी वसूल की राशि 100 रुपये या फिर 5 जो पाउंड है उससे कम होए। ठीक है, आगे है अगर अनइंश्योर्ड है आपका आर्टिकल, फॉरेन आर्टिकल, वैल्यूपेबल लेटर, वैल्यूपेबल पार्सल, कैश ऑन डिलीवरी पार्सल। ठीक है, और उसकी जो राशि है रिकवरी करने वाली वो 100 रुपये है या फिर 5 पाउंड है, तो क्या किया जाएगा इसमें, फॉरवर्ड किया जाएगा डेस्टिनेशन में, जो भी उसकी गंतव्य देश है वहाँ पे फॉरवर्ड किया जाएगा बाय इनवर्ड ऑफिस ऑफ एक्सचेंज एज इंश्योर्ड आर्टिकल। ठीक है, जो इनवर्ड ऑफिस ऑफ एक्सचेंज है भारत का, वहाँ से इंश्योर्ड आर्टिकल के रूप में ये भेजा जाएगा, और डिलीवरी के समय एड्रेसी जो है वो इंश्योरेंस पेमेंट, इंश्योरेंस जो फीस है उसका भुगतान करेंगे। ठीक है, आई होप ये सबको समझ आ गया होगा, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था बट ये क्लियर है। आगे चलते हैं, क्लॉज नंबर 178 अदर रूल्स, अन्य नियम क्या कहते हैं। इनलैंड वैल्यूपेबल आर्टिकल, क्लॉज नंबर 123 का डी खंड आप पढ़ सकते हैं। अदर रूल्स सेम वैसे ही है जैसे इनलैंड के लिए, क्लॉज नंबर 123 का सेक्शन डी आप पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं हम सेक्शन 9 कस्टम कंट्रोल, कस्टम नियंत्रण के बारे में पढ़ेंगे।
सबसे पहला सेक्शन है इसका सेक्शन ए सामान्य, क्लॉज नंबर 179, नेचर ऑफ कस्टम एक्सरसाइज बाय कस्टम, ठीक है, सॉरी, नेचर ऑफ कंट्रोल एक्सरसाइज्ड बाय कस्टम, सीमा शुल्क द्वारा प्रयोग किए जाने वाले नियंत्रण की प्रकृति क्या होती है। ऑल पोस्टल आर्टिकल पोस्टेड इन इंडिया फॉर प्लेस बियॉन्ड लिमिट ऑफ इंडिया, जितने भी पोस्टल आर्टिकल है भारत में पोस्ट किए गए हैं ऐसे जगहों के लिए जो कि भारत की लिमिट से दूर है, ठीक है, तो वहाँ के लिए इंडियन कस्टम अथॉरिटी जो है वो कंट्रोल करती है सभी जो भी नियम है। और इंडियन कस्टम एक्ट 1962 के अंतर्गत ये किया जाता है। और इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ड्यूटी, आयात और निर्यात शुल्क का भी यहाँ पे लगाया जाता है। अगर भारत के लिए भेजा गया है विदेश से कोई आर्टिकल तो आप में इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी उसमें, और अगर भारत से भेज रहे हैं तो एक्सपोर्ट ड्यूटी, ठीक है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत ये आता है और फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत भी, ठीक है। तो ये कुछ एक्ट है जो कस्टम कंट्रोल में यूज़ किए जाते हैं। आगे क्लॉज नंबर 180, पॉइंट एट विच कंट्रोल इज़ एक्सरसाइज, ठीक है, वो पॉइंट जहाँ पर ये कंट्रोल नियंत्रण किया जाता है तो वो कौन सा है, एंट्री और एग्जिट फ्रॉम कंट्री, ठीक है, जहाँ से भारत में एंट्री होती है आर्टिकल्स की और बाहर से भारत से बाहर जाते हैं विदेश में आर्टिकल, उस पॉइंट पे किया जाता है। डिटेंशन ऑफ पोस्टल आर्टिकल, यहाँ पे डाक लेखों को डिटेन किया जाता है, अपने पास रखा जाता है। और ओपनिंग फॉर एग्जामिनेशन इम्पोजिशन ऑफ ड्यूटी, ठीक है, एग्जामिनेशन के लिए उन्हें खोला जाता है ताकि उन पर ड्यूटी लगाई जा सके, सिर्फ ज़बरदस्ती नहीं लगाई जाती है, उन्हीं आर्टिकल पे लगाई जाती है जो ड्यूटेबल होते हैं, जिनमें टैक्स लगना चाहिए, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और डॉक्यूमेंट भी वेरीफाई किए जाते हैं, ठीक है, उस पॉइंट पे। फॉरेन पोस्ट ऑफिस और सब पोस्ट ऑफिस ये कार्य करते हैं, ठीक है, फॉरेन पोस्ट ऑफिस और सब पोस्ट ऑफिस, सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस, ठीक है। ऑफिसर एक्सरसाइजिंग कंट्रोल, ठीक है, और कौन ऑफिसर होता है जो इस एक्सरसाइज को कंट्रोल करता है, वो है ऑफिसर ऑफ कस्टम डिपार्टमेंट, ठीक है, कस्टम डिपार्टमेंट के अधिकारी इसको कंट्रोल करते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के नहीं करते। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर कस्टम डिपार्टमेंट डिसीजन, ठीक है, और पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट कस्टम डिपार्टमेंट के डिसीजंस के लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। आगे है ऑल कम्युनिकेशन कंसर्निंग कस्टम ड्यूटी, ठीक है, अगर आपको कोई भी कस्टम ड्यूटी से संबंधित कोई भी कम्युनिकेशन करना है तो, या फिर अदर इशू एड्रेस करने हैं कस्टम अथॉरिटी को, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं पोस्टल अप्रेजर और प्रिंसिपल पोस्टल अप्रेजर को, ठीक है। ये दो पोस्ट होती है, पोस्टल अप्रेजर और प्रिंसिपल पोस्टल अप्रेजर, जो कि जिनका ऑफिस फॉरेन पोस्ट ऑफिस होता है या फिर सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस होता है, आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे है एक्सपोर्ट फॉर्मेलिटीज़, ठीक है, कस्टम कंट्रोल में हम सेक्शन बी में आ गए हैं, जो कि है निर्यात औपचारिकताएं, एक्सपोर्ट, ठीक है। डिक्लेरेशन आपको सबसे पहले क्लॉज नंबर 181 डिक्लेरेशन देना होता है आउटवर्ड आर्टिकल्स के लिए, ठीक है, आगे जो आप आर्टिकल्स भेज रहे हैं बाहर को, उनमें डिक्लेरेशन आपको देना पड़ेगा, आप क्या भेज रहे हैं और क्या उद्देश्य है आपका, कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म में या फिर पीपी फॉर्म में, ठीक है। इफ़ नॉट प्रेजेंटेड और इनकम्प्लीट, या आपने प्रेजेंट नहीं किया है या फिर इनकम्प्लीट है आपका, तो डिटेंशन और आरटीएस, या फिर उसे रोक लिया जाएगा अपने पास या फिर आरटीएस कर दिया जाएगा, रिटर्न टू सेंडर कर दिया जाएगा। डिक्लेरेशन पूरा नहीं भरा है या फिर पीपी फॉर्म अधूरा भरा है या फिर भरा ही नहीं है। आगे है क्लॉज नंबर 182 आर्टिकल लायबल टू एक्सपोर्ट ड्यूटी, ऐसे आर्टिकल जिनमें एक्सपोर्ट ड्यूटी जो शुल्क है उत्तरदायी, निर्यात शुल्क यहाँ से बाहर भेजने के लिए अगर उसमें कोई टैक्स लग रहा है तो आपको वो देना है। कौन कौन से आर्टिकल हैं वो, डिटेन्ड एट आउटवर्ड ऑफिस ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, उन्हें नज़रबंद करके रख दिया जाएगा आउटवर्ड ऑफिस ऑफ एक्सचेंज में, ठीक है। और सेंडर आर इन्फॉर्म्ड बाय कस्टम डिपार्टमेंट टू कलेक्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी, ठीक है, सेंडर को कस्टम डिपार्टमेंट के द्वारा इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि आप अपनी जो है कस्टम ड्यूटी उसको पे कर दीजिए, एक्सपोर्ट ड्यूटी को पे कर दीजिए। आफ्टर क्लियरेंस, जब क्लियरेंस हो जाएगा यानी कि सेंडर एक्सपोर्ट ड्यूटी को पे कर देगा, उसके बाद उसे आर्टिकल को आगे ट्रांसमिशन में भेज दिया जाएगा जो भी उसकी डेस्टिनेशन है वहाँ के लिए। आगे है क्लॉज नंबर 183 जो कि कहता है आर्टिकल सेंट बाय सिस्टम ऑफ ड्रॉबैक ऑन कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी पर ड्रॉबैक की प्रणाली द्वारा भेजे गए लेख, ठीक है। ये वो कौन कौन से होते हैं,
अंडर सेक्शन 75 ऑफ कस्टम एक्ट 1962, कस्टम अधिनियम 1962 जो कि हमने ऊपर भी पढ़ा था, उसकी धारा 75 के तहत जो आर्टिकल्स आते हैं उन्हें ड्रॉबैक सिस्टम कस्टम ड्यूटी पर ड्रॉबैक प्रणाली के द्वारा भेजा जाता है। प्रोड्यूस प्रोसीजर अप्लाई टू एनी पार्सल पोस्ट फ्रॉम इंटीरियर प्लेस वेयर देयर इज़ नो ऑफिस ऑफ एक्सचेंज। ये प्रक्रिया उस पार्सल पोस्ट पर लगती है आंतरिक स्थान पे जहाँ पे कोई भी ऑफिस ऑफ एक्सचेंज नहीं है, ठीक है। जहाँ पे ऐसी स्थान से अगर आर्टिकल भेज रहे हैं जहाँ पे ऑफिस ऑफ एक्सचेंज नहीं है, ये वहाँ से ये प्रक्रिया की जा सकती है। एप्लीकेशन टू सुपरिटेंडेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी रिक्वेस्टिंग एग्जामिनेशन ऑफ गुड, ठीक है। इसको एक एप्लीकेशन देनी होती है सुपरिटेंडेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी को। कस्टम ड्यूटी डिपार्टमेंट के जो सुपरिटेंडेंट हैं उनको एक एप्लीकेशन देंगे कि आप सर आइए और हमारे गुड्स जो भी हम सामान भेज रहे हैं उनका एग्ज़ामिनेशन करें पैकिंग से पहले, ठीक है। और उसके बाद वो आएंगे, सुपरिटेंडेंट एक ऑफिसर को भेजेंगे। फिर जो ऑफिसर है वो जो फैक्ट्री है उसमें देखे गए आर्टिकल्स को आपके एग्ज़ामिनेशन करेंगे और उसके बाद जो डिटेल है वो फॉर्म डी में 4 कॉपी की डिटेल बनेगी, ठीक है। 4 कॉपी की डिटेल बनेगी फॉर्म डी में आफ्टर सेटिस्फिकेशन, ठीक है। जब सेटिस्फाई हो जाएंगे सुपरवाइज पैकिंग से और उसके बाद सील कर देंगे उन आर्टिकल्स को, ऑफिसर सील कर देंगे, ठीक है, पैक करके सील कर देंगे। ऑफिसर एंड सुपरिटेंडेंट साइन ओवर ऑफिशियल सील, ठीक है। जो भी ऑफिसर आए थे एग्ज़ामिन करने वो सील के ऊपर साइन कर देंगे और सुपरिटेंडेंट में साइन करेंगे, अपनी मुहर को लगाएंगे। पर्टिकुलर नोटेड ऑन 4 कॉपीज़, जो भी विवरण है उसके पर्टिकुलर से सभी वो 4 कॉपियों पे नोट किए जाएंगे। 1 कॉपी सुपरिटेंडेंट रखेंगे अपने पास रिकॉर्ड के लिए, ठीक है। सुपरिटेंडेंट 1 कॉपी रिकॉर्ड के लिए अपने पास रखेंगे, बाकी की 3 कॉपी जो है ओनर को दे दी जाएगी, ठीक है। ओनर हैंडओवर कर देंगे पार्सल को पोस्ट मास्टर को, प्लस 3 कॉपी देंगे फॉर्म डी की जिसमें सारे विवरण लिखे हैं उनके, ठीक है। पोस्ट मास्टर फॉरवर्ड करेंगे अब उस पार्सल को आगे फॉरेन पोस्ट ऑफिस ऑफ एक्सचेंज के लिए, ठीक है। फॉरेन पोस्ट ऑफिस ऑफ एक्सचेंज के लिए भेजा जाएगा जहाँ पे कस्टम चेक किया जाएगा उसे। इफ़ ओके परमिट एक्सपोर्ट, ठीक है। अगर सब सही है तो एक्सपोर्ट करने की अनुमति दे दी जाएगी, ठीक है। सुपरिटेंडेंट ऑफ फॉरेन पोस्ट ऑफिस जो है उनके द्वारा फॉरवर्ड ओरिजिनल कॉपी ऑफ कस्टम डिपार्टमेंट, ठीक है। जो सुपरिटेंडेंट ऑफ फॉरेन पोस्ट ऑफिस है उनको फॉरवर्ड की जाएगी ओरिजिनल कॉपी ऑफ कस्टम डिपार्टमेंट की डुप्लीकेट में 2 कॉपीज़ में, ठीक है, कस्टम चेक करने के बाद में। और 1 कॉपी सेंडर को दी जाएगी जिसमें से कि, और 1 कॉपी ऑफिसर रखेंगे, डेप्यूटेड ऑफिसर जो भी जिन्होंने चेक किया था वो अपने पास रखेंगे, ठीक है। काफ़ी लंबा प्रोसीजर है, आई नो। फिर कस्टम डिपार्टमेंट जो है वो सैंक्शन प्रतिबंध करेगा, ठीक है, वो सैंक्शन करेगा उसमें। ये फॉर्म है जो भरा जाएगा, आप देख सकते हैं रुक के। आगे है इंपोर्ट फैसिलिटी और फॉर्मेलिटी, ठीक है। इंपोर्ट फैसिलिटी आयात सुविधाएं और औपचारिकताएं जो है बाकी वो भी पूरी की जाएंगी। आगे है क्लॉज नंबर 184 कस्टम एग्जामिनेशन एंड असेसमेंट। कस्टम परीक्षा और मूल्यांकन किया जाएगा परफॉर्म्ड इन फॉरेन पोस्ट ऑफिस एंड सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस। कस्टम एग्जामिनेशन और कस्टम ड्यूटी का असेसमेंट है, मूल्यांकन जो है वो फॉरेन पोस्ट ऑफिस में किया जाता है और सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस में किया जाता है। व्हेन ड्यूटी इज़ असेस्ड, जब जो मूल्यांकन है वो किया जाता है टैक्स का कि कितना इन पे चार्जेस लगने हैं, तो असेसमेंट मेमो फॉरेन पोस्ट ऑफिस में बनाया जाता है उसके लिए, ठीक है। ऑफिस इन ऑफ डेस्टिनेशन, जो ऑफिस ऑफ डेस्टिनेशन है वो कस्टम ड्यूटी चेक करेंगे, कस्टम क्लियरेंस फ़ी देखेंगे और इवन नॉट कस्टम ड्यूटी, अगर कस्टम ड्यूटी नहीं भी है तो भी, ठीक है। आगे है लेटर मेल आर्टिकल्स, पत्र मेल के लेख जो है। असेसमेंट मेमो एक्कम्पनीज ओनली ड्यूटी आर्टिकल्स, ठीक है। सिर्फ असेसमेंट मेमो उन्हीं की आर्टिकल्स के साथ होगा जो ड्यूटी आर्टिकल्स है। एवरी रजिस्टर्ड आर्टिकल ओपन फॉर एग्जामिनेशन, और परीक्षा में प्रत्येक परीक्षा में नहीं एग्जामिनेशन के लिए सभी रजिस्टर्ड आर्टिकल्स को खोला जाएगा और असेसमेंट कॉपी का जो है चेक किया जाएगा, असेसमेंट कॉपी उसमें होना चाहिए।
आगे है ऑल आर्टिकल सब्जेक्टेड टू कस्टम ट्रीटमेंट। कस्टम उपचार के अधीन जो सभी लेख होते हैं सभी को न्यू सीरियल नंबर दिया जाता है फॉरेन पोस्ट ऑफिस में। ठीक है, आगे क्लॉज नंबर 185 पेमेंट ऑफ ड्यूटी एंड डिलीवरी ऑफ आर्टिकल। शुल्क का भुगतान और लेख की डिलीवरी किस प्रकार से की जाती है। बिफोर टेकिंग डिलीवरी एड्रेसी पेज। ठीक है, डिलीवरी लेने से एड्रेसी को पे करना होता है। क्या क्या पे करना होता है, कस्टम डिपार्टमेंट की जो भी फीस है। पोस्टल डिपार्टमेंट पेज ड्यूटी इन एडवांस टू कस्टम डिपार्टमेंट बिफोर डिलीवरी। ठीक है, बिफोर टेकिंग डिलीवरी एड्रेसी पेज, सबसे पहले डिलीवरी लेने से पहले एड्रेसी पे करेगा और पोस्टल डिपार्टमेंट जो है वो ड्यूटी एडवांस में पे करेगा कस्टम डिपार्टमेंट को, और फिर जब डिलीवरी वो एड्रेसी को कर देंगे और एड्रेसी से वो अपना जो एडवांस में उन्होंने पे किया है वो चार्ज कर लेंगे पोस्टल डिपार्टमेंट। आगे है इफ़ एड्रेसी हैव कंप्लेंट एट ड्यूटी। अगर प्राप्तकर्ता को कस्टम ड्यूटी पर कोई शिकायत है, ठीक है, तो उनको अप्लाई करना होगा रिटर्न में डिलीवरी पोस्ट ऑफिस में। ठीक है, जहाँ से उनको डिलीवरी हुई है पोस्ट ऑफिस से वहाँ पे उनको डिलीवरी पोस्ट ऑफिस में रिटर्न में अप्लाई करना होगा। रिटर्न फॉर रीअसेसमेंट टू कस्टम डिपार्टमेंट, और कस्टम विभाग को पुनर्मूल्यांकन के लिए आर्टिकल वापस भेजा जाएगा। ऑल्सो टेक अप मैटर टू पोस्टल अप्रेजर। ठीक है, और ये डाक मूल्यांकक तक भी मामले को उठाया जा सकता है। अगर एड्रेसी चाहता है तो मामले को पोस्टल अप्रेजर तक उठाया जा सकता है जिनका ऑफिस फॉरेन पोस्ट ऑफिस या फिर सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस में होता है। ठीक है, नॉट पॉसिबल आफ्टर डिलीवरी, और ये डिलीवरी के बाद संभव नहीं है, ये डिलीवरी के समय, डिलीवरी लेते समय जब वो कस्टम ड्यूटी दे रहे होंगे उस समय वो उठा सकते हैं इसे। ठीक है, डिलीवरी के बाद नहीं उठा सकते उन तक। आगे है कंप्लेंट अबाउट असेसमेंट डेल्ट ओनली बाय कस्टम अथॉरिटीज़। जो भी कंप्लेंट है असेसमेंट की, मूल्यांकन की, वो सिर्फ कस्टम अथॉरिटी के द्वारा ही वो निपटाया जाएगा। पोस्ट ऑफिस उसमें कोई भी योगदान नहीं दे सकता है। प्रिंसिपल पोस्टल अप्रेजर, और जो पोस्टल अप्रेजर है वो इसमें योगदान दे सकते हैं। आगे है फॉरेन पोस्ट, ऑल फॉरेन पोस्ट ऑफिस एंड सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस ऑथोराइज टू इशू रिसिप्ट फॉर कस्टम। ठीक है, और जितने भी फॉरेन पोस्ट ऑफिस है और सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस है वो कस्टम ड्यूटी की रिसिप्ट देने के लिए ऑथोराइज्ड है। ठीक है, जितने भी फॉरेन पोस्ट ऑफिस है वो सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस है, और पेड बाय एड्रेसी, और एड्रेसी के द्वारा पे की जाती है जो फीस, उसके लिए रिसिप्ट देने के लिए वो ऑथोराइज्ड है। आगे है एड्रेसी शुड अप्लाई एट टाइम ऑफ डिलीवरी। डिलीवरी के समय जो है प्राप्तकर्ता को इसके लिए अप्लाई करना चाहिए, या फिर विद इन 10 डेज आर्टिकल डिलीवर थ्रू एसओ। अगर एसओ के माध्यम से डिलीवर किया गया है आर्टिकल तो विद इन 10 डेज वो अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन विल बी सेंड थ्रू एचओ। एप्लीकेशन जो है वो एचओ के माध्यम से भेजा जाएगा। आगे है कस्टम ड्यूटी ड्यू मोर देन 50 रुपीज़ स्मॉल सिटीज़ और 100 फॉर बिग सिटीज़। अगर कस्टम ड्यूटी ड्यू है, देने के लिए है 50 रुपये से अधिक छोटे शहरों में और 100 रुपये से अधिक बड़े शहरों के लिए, तो डिलीवर्ड एट विंडो ऑफ पोस्ट ऑफिस, तो फिर पोस्ट ऑफिस की विंडो पे विंडो डिलीवरी की जाएगी। क्लॉज नंबर 19 में भी आपने देखा होगा। ठीक है, विंडो डिलीवरी की जाएगी आर्टिकल की, और कस्टम ड्यूटी पे करेंगे जब बाय चेक। ठीक है, कस्टम ड्यूटी का जो पेमेंट है, जो भी ड्यू था, वो बाय चेक यहाँ पे लिया जाएगा, और उसके बाद ही आर्टिकल विंडो डिलीवर किया जाएगा। आगे है क्लॉज नंबर 187 कस्टम क्लियरेंस फीस। ठीक है, एवरी इनवर्ड आर्टिकल, जितने भी इनवर्ड आर्टिकल हैं वो ड्यूटेबल होने चाहिए, यानी कि शुल्क योग्य होने चाहिए, तो ही उनमें लगे कस्टम क्लियरेंस फीस लगेगी। आगे है कलेक्टेड विद कस्टम ड्यूटी एंड अदर ड्यूज़ एट टाइम ऑफ डिलीवरी। तो डिलीवरी के समय कस्टम ड्यूटी भी ली जाएगी और अन्य जितने भी ड्यूज़ थे उनके वो सभी वसूला जाएगा। इन केस ऑफ अनडिलीवरेबल पार्सल, यदि अनडिलीवरेबल पार्सल है, ऐसा पार्सल है जो डिलीवर नहीं किया जा पाया है, तो फीस जो है सेंडर से कलेक्ट की जाएगी। उसमें जितनी भी ड्यू फीसेस है वो सेंडर से कलेक्ट की जाएगी। क्लॉज नंबर 187 है डॉक्यूमेंट फॉर कॉन्फिकेशन एंड इम्पोजिंग ऑफ फाइन। जब्ती और जुर्माना लगाने के लिए दस्तावेज। ठीक है, तो सबसे पहले इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट के तहत ये लगाया जाएगा जुर्माना। गुड्स एग्जीडिंग सर्टेन वैल्यू। ठीक है, यदि जो सामान है वो आप एक
जो सर्टेन वैल्यू है उससे अधिक का भेज रहे हैं तो आपको वो जुर्माना लगाया जाएगा। या फिर लाइसेंस, ठीक है, इवन इफ़ गिफ्ट, अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है, चाहे आप गिफ्ट भी भेज रहे हो तो भी वो जुर्माना है लगाया जा सकता है। अगर आप वायलेशन करते हो लॉ का, कानून का उल्लंघन करते हो तो फ़ाइन और बिकम प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट, या फिर आपको फ़ाइन किया जा सकता है या फिर जो आपका आर्टिकल है वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी बन सकती है। ठीक है, तो थोड़ा सा कस्टम ड्यूटी वाला जो है ये एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है कई बार, पर ज़्यादा अगर आप समझेंगे तो धीरे धीरे ये पूरा आपको समझ आ जाएगा। एक दो बार आपको ये नोट्स बना ले आप साथ साथ इसके। बाकी आज की क्लास में इतना ही है, बाकी मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद और इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।